आप सभी को हर हर महादेव दोस्तों। अगर आप 29 तारीख को मौनी अमावस्या मतलब तीसरे अमृत स्नान पर आ रहे हो तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है दोस्तों, क्योंकि आप सभी को पता है कि जब पहला शाही स्नान हुआ था और दूसरा शाही स्नान हुआ था तो उसमें कितनी यात्रियों को प्रॉब्लम आई थी। मतलब यात्री लगातार 20-20 किलोमीटर पैदल चल रहे थे, ना तो इन्हें खाने की व्यवस्था मिल रही थी, ना सोने की व्यवस्था मिल रही थी, और स्नान कैसे करें वो भी उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही थी। लेकिन जो ये वाला स्नान है 29 तारीख वाला मौनी अमावस्या, ये सबसे हाई लेवल वाला स्नान होने वाला है, क्योंकि इसको सबसे बड़ा स्नान कहा जा रहा है और बताया जा रहा है कि इसमें कम से कम 10 से 15 करोड़ जनसंख्या आने वाली है स्नान करने के लिए। और जो यात्री 29 तारीख को स्नान करने के लिए आ रहे हैं, 28, 29, 30 को जो भी यात्री स्नान करने के लिए आ रहे हैं उन यात्रियों के लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन घंटी दबा दें, जिससे आपको नई नई जानकारी प्राप्त होती रहे। चलो शुरू करते हैं और आपको पूरी जानकारी देते हैं कि आपको आना चाहिए, नहीं आना चाहिए, आपको क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी, पूरी इन्फॉर्मेशन हम आपको देने वाले हैं। चलो शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे इम्पोर्टेंट बात दोस्तों, अगर आप महाकुंभ आ रहे हैं वो भी 29 तारीख को मौनी अमावस्या के दिन, तो बहुत सबसे ज़्यादा यात्रियों के सवाल हैं कि हम रेलवे स्टेशन से हमको कितना चलना होगा। देखो आप सभी को बता देता हूँ कि जो भी यहाँ महाकुंभ के जितने भी रेलवे स्टेशन, 9 रेलवे स्टेशन हैं टोटल, ठीक है, जिसमें से एक रेलवे स्टेशन आपका 28, 29, 30 परमानेंटली बंद रहेगा। आपका 28 को बंद रहेगा, आपका 29 को बंद रहेगा और आपका 30 को बंद रहेगा। वो है आपका प्रयागराज संगम। जी हाँ दोस्तों, 28, 29, 30 को ये बंद रहने वाला, और जो बाकी आपके रेलवे स्टेशन हैं वो प्रॉपर खुले रहेंगे। बात करें कि प्रयागराज जंक्शन से, मतलब जो सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है प्रयागराज जंक्शन, वहाँ से आपको कंटिन्यू पैदल ही आना होगा। अगर आप 28 तारीख को आ रहे हो तो 28 तारीख को आपको पैदल नहीं चलना पड़ेगा, लेकिन अगर आप 29 तारीख को आ रहे हो तो आपको बहुत ज़्यादा पैदल चलना पड़ेगा। बात करी जाए 28 तारीख को, तो हो सकता है कि अगर आप 28 तारीख की मॉर्निंग को आ रहे हैं तो आपको ई रिक्शा गाड़ी मिल जाए, लेकिन अगर आप 28 तारीख की 10-11 बजे आ रहे हैं तो आपको पैदल ही आना होगा स्नान करने के लिए 28, 29, 30 को। ये बात हमेशा ध्यान रखें। जितने भी पूरे महाकुंभ के जितने भी बस स्टैंड हैं, रेलवे स्टेशन हैं, आपका ई रिक्शा है, जो भी व्यवस्था है आपके संगम तक पहुंचाती हैं आपको, वो आपके लिए प्रॉपर बंद हो जाएंगी 28, 29, 30, क्योंकि सबसे बड़ा मौनी अमावस्या है। इसलिए अगर आप महाकुंभ में आ रहे हैं तो आप थोड़ा सोच समझ कर आएँ। अगर आपके साथ छोटे बच्चे हैं या फिर बुजुर्ग हैं तो उनका आपको सबसे ज़्यादा ध्यान रखना होगा। वो बिल्कुल भी महाकुंभ में 28, 29, 30 को बिल्कुल भी महाकुंभ में ना आए, क्योंकि यात्रियों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है। 10 से 15 करोड़ जनसंख्या महाकुंभ में आने वाली है, वो भी 29 तारीख को। आपका एक रेलवे स्टेशन बंद रहेगा, बाकी रेलवे स्टेशन आपके चालू रहेंगे। आपका बस, ई रिक्शा, सब कुछ आपका बंद रहने वाला है 28, 29, 30 को। मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, पूरा महाकुंभ आपका बंद रहेगा। 15 से 20 किलोमीटर को आपको पैदल चलना है। अगर आप में क्षमता है पैदल चलने की तो आप 28, 29, 30 तारीख को महाकुंभ आ सकते हैं। अगर आपकी क्षमता नहीं है बिल्कुल भी चलने की तो आप महाकुंभ बिल्कुल भी मत आइए, पहले ही बता देता हूँ। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि 28, 29 तारीख को पूरा महाकुंभ जितने भी 15 से 30 किलोमीटर का वो बंद रहने वाला है। इसलिए आप बिल्कुल भी महाकुंभ ना आए। अगर आपके साथ छोटे बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, तो आप 28, 29, 30 को तो बिल्कुल भी महाकुंभ ना आए दोस्तों। 29 तारीख को तो भूल ही जाएँ, वो तो आपका पॉसिबल नहीं है। अगर आपके पैरों में ताकत है चलने की तो आप आराम से महाकुंभ 28, 29, 30 को आराम से आ सकते हैं। अगर आप में इतनी ताकत नहीं है पैदल चलने की तो आप महाकुंभ भूल जाइए। 28, 29 तारीख को आपको नहीं, बहुत मुश्किल है, क्योंकि आप सभी को पता है कि 13, 14 तारीख को जो 2 शाही स्नान हुए थे उसमें यात्रियों को कितनी प्रॉब्लम हुई थी। अगर आपको नहीं पता है तो वीडियो देख लीजिए। अगर आपके कोई घर से गया तो उसे भी आप देख लीजिए, पता लग जाएगा कि 13, 14 तारीख को कितनी परेशानी यात्रियों को हुई थी। अब बात करते हैं रहने के लिए आपको 28, 29, 30 को क्या व्यवस्था मिल जाएगी। आप सभी को बता दें कि अगर महाकुंभ 28, 29, 30 को आ रहे हैं, तीसरे शाही स्नान के लिए आ रहे हैं, तो आपके लिए जितने प्राइवेट होटल हैं बहुत ज़्यादा महंगे मिलने वाले हैं, क्योंकि 2 पर्सन का जो किराया है रहने का वो 10,000 रुपये से 15,000 रुपये को आपको रहने वाला है। अगर फ्री में रहने की बात करूँ तो फ्री में आपके रैन बसेरे हैं, और आपके क्या कहते हैं इनको, जो 100 रुपये में सरकार ने व्यवस्था की है वो आपको आराम से मिल जाएंगे, लेकिन उनका अनुमान बहुत कम आपको देखने वाला है, क्योंकि रैन बसेरे ना के बराबर हैं। इसलिए आप रैन बसेरे को छोड़कर आप आराम से किसी प्राइवेट होटल को ले लें, वो सबसे बेस्ट रहने वाला है दोस्तों। अब बात की जाए खाने के लिए, देखो आप अगर आप 28, 29, 30 तारीख को आ रहे हो स्नान करने के लिए, तीसरा अमृत स्नान है, तो आपके लिए बता दें
कि आपको खाने पीने के लिए हर चीज़ की यहाँ पर सुविधा मिल जाएगी। अगर आप बिल्कुल फ्री में खाना चाहते हैं तो वहाँ पर आपको लगातार 24 घंटे भंडारे आपको व्यवस्था देखने को मिल जाएगी। आप सीधे अखाड़े की तरफ आ जाइए, अखाड़े की तरफ आपको सोने की व्यवस्था भी हो सकती है और खाने के लिए तो 100% आपको 24 घंटे आपको भंडारे मिलते ही रहते हैं। मौसम की बात की जाए, देखो ठंड बहुत ज़्यादा है, इसलिए आप अपने साथ ज़्यादा से ज़्यादा गर्म कपड़े लेकर आएँ। अगर आपके साथ छोटे बच्चे हैं और बुजुर्ग हैं तो उनके साथ बिल्कुल भी मत आइए। आप स्नान करने के लिए हो सके तो आप 28, 29, 30 इन 3 दिन को छोड़कर, मतलब जब भी शाही स्नान है उनको छोड़कर आप आराम से आ सकते हैं, क्योंकि 29 तारीख को सबसे ज़्यादा भीड़ आने वाली है। 10 से 15 करोड़ जनसंख्या महाकुंभ में स्नान करने के लिए आ रही है, इसलिए आप थोड़ा सोच समझकर महाकुंभ में आएँ। यात्री को बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाली है। सबसे बड़ी दिक्कत तो यह है कि आपको ई रिक्शा, गाड़ी, बस कुछ भी नहीं मिलेगा। आप बिल्कुल फंस जाओगे, तो आपको बिल्कुल नहीं आना है। आपको अगर आपके पैरों में दम है तो आप पैदल आराम से आ सकते हैं रेलवे स्टेशन, क्योंकि जितने भी रेलवे स्टेशन है महाकुंभ में 9 रेलवे स्टेशन है और एक तो आपका बंद ही रहेगा और बचे आपके 8 स्टेशन, तो उनसे आपको पैदल ही आना होगा। अगर आप पैदल रखने की क्षमता चलने की क्षमता रखते हैं तो आप आराम से महाकुंभ आ सकते हैं। बात करें पार्किंग के लिए, देखो 28, 29, 30 इन तीनों दिन पार्किंग की सुविधा बंद रहेगी। जी हाँ दोस्तों, केवल आपको 10 से 15 किलोमीटर पहले आपको अपनी गाड़ी पार्क करनी होगी। बाकी जितनी भी सुविधा हैं वो आपको बंद मिलेंगी। आप अपनी गाड़ी बिल्कुल ना लेकर आएँ, लेकर आ रहे हैं तो कुछ भी ना लेकर आएँ, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा परेशानी होने वाली है। 28, 29, 30 इन 3 दिन के बाद में जब भी शाही स्नान आपके ख़त्म हो जाए तो आप आराम से अपनी गाड़ी लेकर आ सकते हैं और पार्किंग सुविधा आपको त्रिवेणी संगम पे आपको आराम से मिल जाएगी। अब बात की जाए कि हमें 28, 29, 30 को और जो 29 तारीख को मौनी अमावस्या स्नान है वो हम कहाँ पर करें, मतलब त्रिवेणी संगम पर करें, अरेल घाट पर करें, और सबसे बेस्ट कहाँ पर रहेगा। देखो आपको सबसे इम्पोर्टेंट बात बता देता हूँ कि सबसे ज़्यादा यात्री सोचते हैं कि हमको त्रिवेणी संगम पर ही हमें स्नान करना है, लेकिन त्रिवेणी संगम पर आपको पैर रखने को जगह भी नहीं मिलेगी। बिल्कुल फुल मिलेगा, क्राउड इतना मिलेगा कि आप देख सकते हैं कि आप ज़मीन से ऊपर ही ऊपर चलेंगे, इतनी भीड़ रहेगी मौनी अमावस्या वाले दिन। इसलिए आपको कोशिश करनी है कि आप कोशिश करें कि आप अरेल घाट की तरफ आ जाएं। जहां मैं खड़ा हूं ये अरेल घाट है और मेरे पीछे बिल्कुल इस टाइम खाली पड़ा है, क्योंकि और जो आप ये पानी देख रहे हैं, जल देख रहे हैं, ये तीनों नदियों का ही मिलकर आता है। इसलिए सबसे बेस्ट है कि आप त्रिवेणी संगम पर स्नान नहीं करके अगर आपको इधर साइड को आना है तो आप इधर साइड आराम से स्नान कर सकते हैं। आपका त्रिवेणी संगम से लेकर कम से कम मान के चलिए 8 से 9 किलोमीटर लंबा घाट बनाया गया है। आप आराम से उधर साइड भी पीपल पुल नंबर 1, 2, 3, 4 की तरफ आराम से स्नान कर सकते हैं। अगर आपको स्नान करना है जिधर अखाड़े हैं, जिधर भंडारे मिलते हैं, जिधर रहने की व्यवस्था, वहाँ पर भी आपको घाट पर रहने की, आराम से नहाने की व्यवस्था मिल जाएगी। वो भी घाट खाली रहते हैं। लेकिन बात करें त्रिवेणी संगम पर, वो तो आपको बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि इतना क्राउड रहेगा कि पूछिए मत। इसलिए आप कोशिश करें कि जो भी घाट आपको सबसे पहले मिल जाए त्रिवेणी संगम पर खाली, वहाँ पर आपको स्नान कर लेना है। अपने सामान की स्वयं रक्षा करें सबसे पहले, क्योंकि बहुत ज़्यादा यात्रियों का सामान छूट जाता है इतनी भीड़ में, और भीड़ भी बहुत ज़्यादा आ रही है। कोशिश करें कि जो भी घाट आपको मिल जाए खाली, उस पर ही आप स्नान कर लें, सबसे बेस्ट है। बात करें नाव की, देखो उस दिन जो नाव है वो बंद रहेंगी, अगले दिन वो खुल जाएंगी। हो सकता है कि उस दिन चालू कर दी जाएं, लेकिन जितना मेरे सुनने में आ रहा है कि वो बंद रहने वाली हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा यात्री सोचते हैं कि इससे बढ़िया तो हम 500-600 रुपये देकर नाव में बैठकर तुरंत जाकर स्नान करके आ जाएं, तो इसलिए नाव भी बंद रहने वाली है। अगर नाव खुली रहें तो वो सबसे बेस्ट है। पर पर्सन 500 रुपये ले रहे हैं, बहुत ज़्यादा है। नहीं तो जो किराया वो 150 रुपया सरकारी, वैसे 500-600 रुपया लेते हैं। आप बोट में बैठिए, बोट में बैठ कर आपको त्रिवेणी संगम वो स्नान करा के आ जाएंगे। अगर बाई चांस नाव चालू रही, बहुत कम चांस हैं कि वो चालू रहेंगी। बात करें अक्षय वट और आपका हनुमान मंदिर, वो आपको दर्शन होंगे या नहीं। देखो जितना मुझे पता है 14 तारीख को इतनी भीड़ आई थी कि आपका अक्षय वट और आपका बड़े हनुमान जी मंदिर को क्लोज कर दिया गया था भीड़ को देखते हुए, और जितनी भीड़ 13 और 14, 15 को भी नहीं आई है, इससे 2 गुना ज़्यादा भीड़ आपका 29 तारीख को आने वाली है। इसलिए हो सकता है कि आपको अक्षय वट और आपको बड़े हनुमान जी के दर्शन करने को ना मिले। अपना पर्सनल बिल्कुल भी वाहन ना लेकर आएँ, कोशिश करें ट्रेन से, बस से आएँ, और पैदल ही आपको चलना पड़ेगा। आपको ई रिक्शा कुछ भी नहीं मिलेगा। अपने साथ गर्म कपड़े ज़्यादा से ज़्यादा लाएँ, चादर ओढ़ने के लिए ज़रूर लेकर आएँ। अगर बाई चांस आपके कोई रैन बसेरा होटल नहीं मिलता है तो आप कहीं ना कहीं अपना
नीचे बिछाकर ओढ़ के सो तो सकते हैं, तो इनकी व्यवस्था अपने साथ करें। अगर आपके साथ छोटे बच्चे आ रहे हैं, बुजुर्ग हैं, तो उनके साथ तो बिल्कुल नहीं। अगर आ भी रहे हैं तो इनके गले में एक आई कार्ड घेर दें कि नाम ये है, रहने वाले ये हैं, और आपका पर्सनल नंबर, किसी घर का नंबर उसे आपके अपने गले में टांग कर रखें, वो सबसे बेस्ट है। पूरा पता एड्रेस लिख के रखें। अगर पूरी फैमिली के साथ आ रहे हैं तो आप पूरी फैमिली का ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखें। ठंड आपको बहुत ज़्यादा मिलेगी, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं, तो आपको इनसे बच के रहना है। और आपको अगर परिवार में कोई यात्री बीमार है, मान के चलो कोई भी व्यक्ति बीमार है, तो उसकी दवाई अपने साथ ज़रूर लेकर आनी है। अगर मान के चलिए जिस दिन मौनी अमावस्या स्नान है उस दिन अगर ज़्यादा ठंड है तो कोशिश करें कि 1 या 2 घंटा बाद आप स्नान कर लें। ज़रूरी नहीं है कि आपको रात को 12-1 बजे ही स्नान करना है, क्योंकि ठंडा पानी बहुत ज़्यादा होता है और कई यात्रियों की भी मौत हो चुकी है। अब तक 3 यात्रियों की मौत हो चुकी है और पता नहीं कितने यात्री स्नान करने के बाद में अकड़ गए हैं और बहुत बुरी स्थिति इनकी हो चुकी है, जिसकी वजह से उनको तुरंत रेफ़र अस्पताल में किया गया है। इसलिए आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि अभी महाकुंभ को ज़्यादा ही ऐसा ना कहें कि महाकुंभ को हमें केवल, बहुत से यात्री ऐसे हैं कि सोच रहे हैं कि जब शाही स्नान होगा, अमृत स्नान होगा, हम जब भी जाएंगे और स्नान करेंगे। वो ज़रूरी नहीं है। आपका 26 फरवरी तक महाकुंभ है, आपका जब जी करे आप आराम से स्नान करने के लिए आ सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। लेकिन बहुत से यात्रियों के दिमाग में यही बैठा हुआ कि जिस दिन अमृत स्नान होगा हम उस दिन स्नान करें, वो गलत है। अमृत स्नान वाले दिन बिल्कुल भी ना आए तो वो सबसे बेस्ट है। अमृत स्नान के बाद में आप कभी हो आ जाइए 26 फरवरी तक 26 फरवरी तक आप आराम से स्नान कर सकते हैं दोस्तों। और आपको वहाँ पर हर चीज़ की सुविधा देखने को मिल जाएगी, चेंजिंग रूम की व्यवस्था देखने को मिल जाएगी, आपको लैट्रिन बाथरूम की हर चीज़ की व्यवस्था आपको देखने को मिल जाएगी। अगर आप 29 तारीख को मौनी अमावस्या वाले दिन आ रहे हैं स्नान करने के लिए, तो आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण आपको जानकारी बता देता हूँ। अगर आपके घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जिनकी उम्र थोड़ी ज़्यादा है या फिर वो लगातार बीमार रह रहे हैं और वो स्नान करने के लिए आ रहे हैं, तो वो बिल्कुल भी ना आए दोस्तों, क्योंकि यात्रियों की भीड़ बहुत ज़्यादा रहेगी और यात्री इतने परेशान हो जाते हैं पूछिए मत। जब यात्री 13 और 14 तारीख को स्नान करने के लिए आए थे तो उनसे पूछ के देखिए कि हाँ क्या स्थिति थी, और पानी इतना ठंडा था कि यात्रियों की लगातार स्थिति बेकार हो रही थी। अगर आपके परिवार में कोई ऐसा व्यक्ति है जो लगातार बीमार रहता है तो वो थोड़ा सोच समझ कर आएँ। हो सके तो जो शाही स्नान है उसके 1 या 2 दिन बाद आप आराम से आ सकते हैं। अगर आप 29 तारीख को स्नान करने के बाद में अयोध्या और बनारस की भी यात्रा करना चाहते हैं तो देखो, आपका जो एक रेलवे स्टेशन है प्रयागराज संगम, वो तो आपका बंद रहेगा ही। आपका 28 को बंद रहेगा, आपका 29 को बंद रहेगा और 30 को बंद रहेगा, ठीक है। बात करें आपका जो बाकी रेलवे स्टेशन है 8 रेलवे स्टेशन, तो वहाँ से आपको हमेशा 3 से 4 गाड़ी अयोध्या के लिए और बनारस के लिए आपको आराम से मिल जाएंगी। बस भी आपको मिल जाएगी, जो मिलेगी आपको सिविल लाइन से। सिविल लाइन प्रयागराज में बहुत बड़ा बस स्टैंड है, आपको बहुत आराम तरीके से अयोध्या और बनारस के लिए आपको बस मिल जाएगी। और जो सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है वो है आपका प्रयागराज जंक्शन, वहाँ से आपको अयोध्या और बनारस के लिए आराम से आपको मिल जाएगी। आपको सबसे पहले महाकुंभ आए और महाकुंभ आके आप आराम से स्नान करें, फिर उसके बाद में आप अयोध्या और बनारस की भी यात्रा आराम से कंप्लीट कर सकते हैं। बहुत ही आसान है। दूरी बताऊं तो देखो, दूरी है महाकुंभ से इसकी बनारस की वो है आपका 120 किलोमीटर और अयोध्या की आपकी 190 किलोमीटर के समथिंग में आपकी दूरी पड़ जाएगी। अगर आप जाना चाहते हैं तो आप आराम से जा सकते हैं, कोई बड़ी दिक्कत नहीं होने वाली है। लेकिन अगर आप 28-29 तारीख को महाकुंभ आने चाहते हैं पूरी फैमिली के साथ, तो वो तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाली है। आपको जितने पीपा पुल हैं वो आपको बिल्कुल फुल ऑफ लोड मिलेंगे, पूरी तरह से महाकुंभ आपको मतलब पूरा फुल मिलेगा। इतने यात्री महाकुंभ में आने वाले हैं। दिक्कत तो आपको बहुत होंगी, लेकिन स्नान करने के बाद में जितनी दिक्कत है वो सबरी ख़त्म हो जाएंगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें, शेयर कर दें और हर हर महादेव ज़रूर लिख दें।